नमस्कार। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी किसी इलाके में तनाव या संघर्ष होता है तो उसकी जड़ें सिर्फ कल या परसों की घटनाओं में नहीं होती, बल्कि दशकों और कभी-कभी तो सदियों पुरानी होती हैं। आज हम मणिपुर की इसी बेहद जटिल और संवेदनशील स्थिति को समझने जा रहे हैं, बिना किसी पक्षपात के, सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर, ताकि हम जान सकें कि आखिर इस पूरे विवाद की भौगोलिक और ऐतिहासिक जड़ें कहाँ हैं। 30, जी हाँ, 30 से भी ज्यादा विद्रोही गुट। जरा सोचिए, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। इतनी बड़ी संख्या में हथियारों से लैस अलग अलग समूहों का एक ही राज्य में होना अपने आप में ये बताने के लिए काफी है कि ये मुद्दा कितना ज्यादा उलझा हुआ है। ये कोई सीधा सीधा विवाद नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी परतें हैं। ठीक है, तो इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांट रहे हैं। सबसे पहले हम वहां के भूगोल को समझेंगे, फिर राजाओं और अंग्रेजों के दौर को देखेंगे, उसके बाद भारत में मणिपुर के विलय की बात करेंगे, फिर जानेंगे कि यह विद्रोह कैसे पनपा, और आखिर में बात करेंगे वहां की बदलती आबादी यानी डेमोग्राफिक्स की। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, विभाजन का भूगोल, यानी घाटी और पहाड़। ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यही इस पूरे विवाद का ब्लूप्रिंट है। मणिपुर के नक्शे को अगर आप ध्यान से इमेजिन करें तो ये बिल्कुल एक बड़े से स्टेडियम जैसा लगता है। बीच में एक सपाट मैदान है जिसे इम्फाल वैली कहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि यह राज्य के कुल क्षेत्रफल का सिर्फ 10% है, और यहाँ मुख्य रूप से मैतेई समुदाय रहता है। और इसके चारों ओर क्या है? ऊंचे ऊंचे पहाड़, जो पूरे 90% हिस्से को घेरते हैं, जहां कुकी और नागा जनजातियां रहती हैं। मतलब वहां का भूगोल ही समुदायों को प्राकृतिक रूप से 2 अलग-अलग हिस्सों में बांट देता है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, राजा और ब्रिटिश शासन। चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा पीछे पलट कर देखते हैं। अगर हम इस टाइमलाइन को देखें तो कहानी बहुत पुरानी है। 1709 के आसपास इसे कांगलेइपाक कहा जाता था, और यहाँ राजा पाम्हेइबा का राज था। लेकिन यह दौर शांति का नहीं था। पड़ोसी बर्मा, जिसे आज हम म्यांमार कहते हैं, लगातार हमले कर रहा था, और 1819 आते आते उसने पूरी तरह से कब्जा कर लिया। फिर एंट्री होती अंग्रेजों की। 1826 में ब्रिटिश सेना ने बर्मा को वहां से खदेड़ दिया, और यह सिलसिला यहीं नहीं रुका। आगे 1914 में हमें एंग्लो कुकी युद्ध भी देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं, अस्थिरता यहां का इतिहास रही है। अब ये जो 1819 से 1826 का दौर था ना, इसे मणिपुर के इतिहास में चाही टारेट खुनटाकपा कहा जाता है, जिसका मतलब है 7 साल की तबाही। ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला समय था। बर्मा के कब्जे के दौरान इतना खौफ और मारकाट मची कि अपनी जान बचाने के लिए लोगों को अपना घर-बार छोड़कर मिजोरम, असम और त्रिपुरा जैसे पड़ोसी इलाकों में भागना पड़ा। ये इतिहास का एक ऐसा गहरा घाव है जिसकी टीस आज भी महसूस की जा सकती है। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प प्रशासनिक मोड़ आता है। अंग्रेजों ने बर्मा को तो निकाल दिया, लेकिन उन्होंने मणिपुर को एक प्रिंसली स्टेट बना दिया। और उनका राज करने का तरीका देखिए। उन्होंने मैदानी इलाकों यानी वैली पर तो सीधा कंट्रोल रखा, लेकिन पहाड़ों को उनके हाल पर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पहाड़ों पर प्रशासन चलाना मुश्किल था। और सच कहूं तो शासन को इस तरह 2 हिस्सों में बांटने का यही वो पहला बीज था जिसने आज की इस खाई को जन्म दिया। अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, भारत में विलय और उससे जुड़े कानून। दूसरे विश्व युद्ध के बाद की ये कहानी और भी उलझी हुई है। हुआ कुछ यूं कि 1947 में वहां के राजा ने अपना मणिपुर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट लागू कर दिया। लेकिन भारत के लिए मणिपुर रणनीतिक तौर पर बहुत अहम था। फिर 1949 में जब राजा शिलोंग गए तो उन्हें हाउस अरेस्ट में रखा गया, और उन पर भारत के साथ विलय समझौता यानी मर्जर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का भारी दबाव डाला गया। ये एक ऐसा ऐतिहासिक पल है जिसे लेकर कुछ स्थानीय गुट आज भी अपनी गहरी नाराजगी जताते हैं। इसके बहुत सालों बाद 1972 में जाकर मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। विलय के बाद जो एक चीज जिसने सबसे बड़ा असर डाला वो था लैंड रिफॉर्म एक्ट 1960। अब इस कानून को जरा ध्यान से समझिएगा। इसके तहत पहाड़ों में रहने वाली जनजातियां तो वैली में आकर जमीन खरीद सकती थीं, लेकिन वैली में रहने वाले लोग पहाड़ी इलाकों में जमीन बिल्कुल नहीं खरीद सकते थे। इस एक तरफा नियम ने उस भौगोलिक विभाजन को एक परमानेंट कानूनी रूप दे दिया, जिससे लोगों के अंदर जमीन को लेकर असुरक्षा बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो सबसे अहम बात यह है कि 1965 में सरकार ने एक लोकुर कमेटी बनाई। इस कमेटी ने 5 शर्तें तय की कि आखिर किसे अनुसूचित जनजाति यानी एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलेगा, जैसे कि उनका पिछड़ापन या भौगोलिक अलगाव। नतीजा क्या हुआ? कुकी और नागा तो एसटी कैटेगरी में बने रहे, लेकिन मैतेई समुदाय को इसमें शामिल नहीं किया गया। मैतेई समुदाय का दावा है कि भारत में विलय से पहले उनके पास ये दर्जा था, और आज जो हम इतनी बड़ी मांग देख रहे हैं वो इसी एसटी दर्जे को वापस पाने की जद्दोजहद है। हमारा चौथा हिस्सा, विद्रोह का उदय। चलिए देखते हैं कि अलग अलग गुटों के लक्ष्य कैसे एक दूसरे से टकराने लगे।
अब आप देखिए कि इन गुटों के लक्ष्य आपस में कितने अलग हैं। मैती गुटों का मुख्य स्टैंड अलगाववादी रहा है। उनका मानना था कि 1949 का विलय ही अवैध था। उधर नागा गुटों का एक अलग ही सपना है। वो सभी नागा बहुल इलाकों को मिलाकर एक ग्रेटर नागालैंड बनाना चाहते हैं। और कुकी गुट, उनकी मांग है कि उन्हें भारत के अंदर ही अपना एक अलग कुकीलैंड राज्य मिले। ये उनके अपने अपने ऐतिहासिक दावे हैं और इन सब की दिशाएं बिल्कुल अलग हैं। और जब आप इन अलग अलग मांगों को एक नक्शे पर उकेरते हैं ना, तब असली खतरा समझ में आता है। ग्रेटर नागालैंड और कुकीलैंड की जो सीमाएं वो मांग रहे हैं, वो पहाड़ों में एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैप करती हैं। जमीन एक है और दावेदार दो। इसी क्षेत्रीय टकराव का एक बेहद दर्दनाक नतीजा था 13 सितंबर 1993 की घटना, जिसे कुकी ब्लैक डे कहा जाता है, जहां 115 कुकी नागरिकों की जान चली गई थी। इस पूरे गतिरोध को शांत करने के लिए सरकार ने 2008 में एक समझौता किया, जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन या एसओओ कहते हैं। इसके तहत क्या हुआ कि 2266 कुकी विद्रोहियों को 14 अलग अलग कैंपों में शिफ्ट किया गया और उनके हथियारों पर पाबंदी लगा दी गई। ये स्थिति को बस एक स्टेलमेट, यानी जहां है वहीं रोकने की कोशिश थी। लेकिन इस इलाके की विडंबना देखिए, जब भी सरकार किसी एक गुट से शांति की बात करती है तो दूसरे गुट में तुरंत असुरक्षा की भावना पैदा हो जाती है। और अब हम आते हैं अपने 5वें और आखिरी हिस्से पर, जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक्स। चलिए देखते हैं कि कैसे आंकड़ों ने इस आग में घी डालने का काम किया है। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 32.46%। ये मणिपुर की जनसंख्या बढ़ने की दर है। अब इसे ऐसे समझिए कि पूरे भारत की औसत वृद्धि दर करीब 24.66% है। तो मणिपुर में यह दर असामान्य रूप से इतनी ज्यादा क्यों है? बस इसी सवाल और इस अचानक बढ़ती आबादी ने आज के समय की सबसे बड़ी जनसांख्यिकी चिंताओं को जन्म दे दिया है। और ये जो चार्ट है, ये पूरी कहानी बहुत ही साफ तरीके से बयां कर देता है। 1901 में मैतेई समुदाय मणिपुर की कुल आबादी का 60% हुआ करता था, लेकिन फास्ट फॉरवर्ड करके 2022 पर आए तो ये हिस्सा सिकुड़कर सिर्फ 49% रह गया है। ये सिर्फ एक डेटा नहीं है। इस गिरावट ने मैतेई समुदाय के मन में एक बहुत गहरा डर बैठा दिया है कि वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक या माइनॉरिटी बनकर रह जाएंगे। अब इस मुद्दे के दोनों पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। मैतेई समुदाय का कहना है कि 1901 में कुकी आबादी का सिर्फ 1% थे और आज जो भीड़ बढ़ रही है वो म्यांमार से हो रहे अवैध पलायन का नतीजा है। लेकिन वहीं दूसरी ओर जनजातीय समुदायों का बेहद मजबूत तर्क है कि वे इन जमीनों पर पीढ़ियों और सदियों से रहते आ रहे हैं और वो केवल अपनी पुश्तैनी जमीन की रक्षा कर रहे हैं। दोनों के अपने अपने गहरे तर्क हैं। तो अंत में हम सबके सामने एक बहुत ही गंभीर सवाल खड़ा होता है। एक ऐसा राज्य जहां का भूगोल, सदियों पुराना इतिहास और अंदर तक बैठी जनसांख्यिकी चिंताएं, सब कुछ एक दूसरे से इतनी बुरी तरह से उलझावा हो, वहां एक स्थायी और शांतिपूर्ण समाधान आखिर कैसे निकाला जा सकता है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका कोई भी आसान जवाब नहीं है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। उम्मीद है इन तथ्यों ने आपको इस जटिल मुद्दे को गहराई से समझने में मदद की होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।